हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सबसे पहली बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियाई। तो बहुत सिंपल सा चीज है, हम लोग बोल सकते हैं कि एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसी को एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं। बट यहां पे एक कुछ इश्यूज हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियाई इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का। बट यहां पे कुछ कुछ दिक्कत आएंगे जब हम लोग एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या? द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। भाई जब एटम का साइज ही एंगस्ट्रॉम में है ना, 10⁻⁻10 मीटर में है, तो उसको प्रिसाइजली मतलब कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल के आसपास का है ना। दूसरा चीज, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। मतलब इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में रहता है, कोई एक डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री इन द सेंस जैसे सेल का एक बाउंड्री था ना, वैसा तो सेल है नहीं, इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म में मूव करता है। दूसरा प्रॉब्लम ये था। तीसरा, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम आल्सो अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन इट्स नेबरहुड। मतलब अगल बगल में और कोई अगर एटम्स है तो उससे भी वो इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ अट्रैक्शन फील करता है, जिसके कारण भी उसका रेडियस निकालना बहुत टफ है। लास्ट, साइज ऑफ एटम आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। मतलब अगर बॉन्ड हम लोग चेंज कर देते हैं तो साइज थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। मान लो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो साइज थोड़ा हो सकता है बड़ा जाए, कम है तो छोटा भी हो जाए। तो इस तरह से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं जब एटॉमिक रेडियाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियाई को हम लोग कंबाइंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब सर क्या हुआ? मतलब उसको मॉलिक्यूल के तौर पे हम लोग लेके कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्म में एटॉमिक रेडियाई बेसिकली 4 पॉइंट में 4 टाइप के होते हैं। कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, आयनिक रेडियाई। आई बात समझ में? तो चलिए एक एक करके हम लोग सब में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कोवेलेंट रेडियाई। क्या होता है कोवेलेंट रेडियाई? तो बेसिकली हम लोग मान लो एक को भी कोवेलेंट बॉन्डेड एटम है, मॉलिक्यूल है। जैसे ये कोवेलेंट है, देखो ओवरलैपिंग हुआ है ना, ये और इसका ये ओवरलैपिंग एरिया है ना, ये वाला एरिया ओवरलैपिंग है जहां से दोनों मिल रहा है, कॉमन एरिया। तो ऑब्वियस हम लोग को पता है इसमें शेयरिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है, कंसेप्ट लगता है। तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा? हम टोटल ये बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? टोटल बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे और उसको हाफ कर देंगे सीधा। जैसे 198 है, इसका बॉन्ड लेंथ टोटल 198 है, इसका हाफ 99 पिकोमीटर। तो आर कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट रेडियस कितना हो गया? 99 मीटर। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। it is one half of the distance between the nuclei, मतलब internuclear distance of two covalently bonded like atoms in a homodiatomic molecule is called the covalent radius of that atom। मतलब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक होना चाहिए। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस के। तो उसका बॉन्ड लेंथ को हम लोग देख लेंगे। जैसे ये बॉन्ड लेंथ हो गया और उसको जो भी वैल्यू आएगा उसको हाफ कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर? जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ फॉर्मूला भी लिखे, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये Cl2 का एक एग्जांपल दिए। ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 198। तो RCl मतलब कोवेलेंट रेडियाई कितना होगा? 99 मीटर। यहाँ पे ये भी चीज लिखा हुआ है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना। द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बेसिकली जो कोवेलेंट रेडियस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सारे को नहीं करते हैं, जो कोर वाले, कोर मतलब जो मेन पार्ट है जहां पे बॉन्डिंग होता है, जहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है मतलब ओवरलैपिंग होता है, उसी पार्ट को हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग बाकी पार्ट को, जैसे यहां से यहां पार्ट को, इधर वाले पार्ट को या इधर वाले पार्ट को हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते, बस ये कोर वाले पार्ट को ही हम लोग चेक करते हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का मेटेलिक रेडियाई। क्या होता है मेटेलिक रेडियाई? व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक रेडियाई?
थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कोवेलेंट में था कि दो आपस में ओवरलैप कर रहा था, ऐसे है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, और ये देखो एक एक उंगली ओवरलैप कर गया, बाकी सब सेम है, बाकी अलग अलग है। मेटेलिक में क्या होगा, दो एटम्स आपस में कांटेक्ट में तो रहेगा, पर उसके एज से, मतलब उसके सरकमफेरेंस से कांटेक्ट में रहेगा। ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मेटल्स के बीच में आपस में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता। जो मेटेलिक बॉन्ड क्रिएट होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है, वो भी क्या होता है, दो आपस में एक टच में रहता है, बस ये ऐसे टच रहेगा यहाँ पे, है ना, क्लियर। चलो, तो वहीं लिखे मेटल एटम्स आर एज्यूम टू बी क्लोज पैक्ड स्फीयर्स which are considered to touch one another in metallic crystal। बस ये टच करेगा, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस किसको बोलेंगे, सेम जैसे कोवेलेंट था, टोटल करेंगे इसका आधा कर देंगे। मेटेलिक रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल। मतलब कोई भी मेटेलिक क्रिस्टल में जो मेटल कोर है, मतलब जहां पे मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, उसका हम लोग लेके उसको हाफ कर देंगे, है ना। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम दिखाए हैं कॉपर एटम्स, ये दोनों कॉपर एटम्स है। कॉपर एटम्स दोनों मेटल के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 256 पिकोमीटर है, तो मेटेलिक रेडियस कितना आ गया, 128। आगे बढ़े, तो ये हो गया मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मेटेलिक के बाद वैंडरवाल रेडियस क्या होता है, थोड़ा सा समझना है। ये थोड़ा सा बाकी दो से थोड़ा सा टफ है, बस थोड़ा सा, ज्यादा टफ नहीं है। पहले इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं वैंडरवाल रेडियस किस हो। जैसे मान लो ये मेरा एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, ये Cl2 मॉलिक्यूल और ये भी मेरा एक Cl2 मॉलिक्यूल। जरा बताओ इस Cl के जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, बेचारा है तो वो इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्ज है, और इस Cl का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों अपना अपना अलग अलग है। ये बेचारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठहरा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, निहायती डैश डैश किस्म के होते हैं। ये कहीं पे भी नेगेटिव दिखे ना, उसमें मुंह मारना नहीं छोड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये क्या कोशिश करता है, ठीक है ये तो अपना है, ये है, जरा इसको भी दिमाग लगाते हैं। ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और ये भी सोचता है कि चल भाई कोई हमको पॉजिटिव खींच रहा है, बट ये इसको अपने साथ जोड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ठीक समझ में आई बात, ये अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट, Cl2 अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, बट बेचारा इसको क्या कर रहा है, पास बुला रहा है, आजा प्यारे पास हमारे। तो ये इसी छलावे में आके ये क्या रहा है, इसके क्लोज आएगा। बट जैसे ही एक सर्टेन डिस्टेंस तक आएगा, ये बोलेगा भाई देख हम तुमको बुला तो रहे हैं, पर तेरे साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। बोलेगा क्यों, ये बोलेगा ना क्यों नहीं बॉन्ड बना सकते, फिर बुलाया क्यों। तो बोले एक काम कर, तू यहीं पे रुक, ज्यादा अंदर मत आओ, नहीं तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बेचारा गुस्सा आ जाएगा, ये छोड़ के हमको चल जाएगा। समझ में आई बात। तो इसीलिए ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक आके यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसी को बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 360 पिकोमीटर, और इसको आधा कर देंगे तो 180 पिकोमीटर। इसी को हम लोग बोलेंगे वैंडरवाल रेडियस या वैंडरवाल रेडियाई। इसी सेम चीज को यहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। इन केस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स और होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी मेजर्स वैंडरवाल रेडियस। या तो नोबल गैस रहेगा या तो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक, ठीक है, बिकॉज दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्स इन सॉलिड स्टेट। अब ये होता क्या है, 1/2 of the internuclear distance between the nuclei of two adjacent atoms। ध्यान देना, nuclei of two adjacent atoms, ये एक एटम का न्यूक्लियाई, ये एक एटम का न्यूक्लियाई, of the substance belonging to two neighboring molecule, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये भी अपना एक अलग मॉलिक्यूल है, ये भी अपना एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के मैंने देखा है क्लोरीन को क्या करेंगे, सीधा सीधी क्लोरीन का ले लेंगे, तो ये 360 पिकोमीटर, इसका आधा करेंगे तो वैंडरवाल रेडियस। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लो एक ही एटम मान लो ए एटम है, वो कोवेलेंट रेडियस भी फॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं भाई, मानने पे बात कर रही है, ठीक है। मान लो वो मेटेलिक रेडियस भी फॉर्म कर रहा है और मान लो वैंडरवाल भी कर रहा है, तो फिर बताओ इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, वैंडरवाल तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो सट ही नहीं रहा है,
तो आधा होगा तो कोवेलेंट और मेटेलिक से तो ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, वैंडरवाल रेडियस। फिर उसके बाद कौन होगा, मेटेलिक, क्योंकि वो सटता है। और सबसे लास्ट कोवेलेंट रेडियस, क्यों, क्योंकि भाई इसमें एक दूसरे में ओवरलैप होता है, जिस कारण से रेडियस घट जाता है। तो ऑर्डर आई होप सबको समझ में आ गया, वैंडरवाल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हो गया थर्ड। फोर्थ है मेरा आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है भाई, सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक रेडियाई। आयनिक का मतलब होता है आयंस का रेडियस। आयंस बनता कैसे, तो कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उससे क्या बनता है, कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो कोई लूज करता है उसी को अगला गेन करके क्या बनाता है, एनायन, नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। जब हम लोग एक कैटायन, कैटायन ऑब्वियस है, आगे बात करेंगे, चार्ज साइज छोटा होता है, कैटायन और एनायन को आपस में जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसी को बोलेंगे आयनिक रेडियाई। क्यों, इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते हैं, ठीक है, सीधा सीधी इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई, क्योंकि दोनों आयंस के कंबाइंड रेडियाई को बोलते हैं। आई बात समझ में। The neutral atom changes to a cation by loss of one or more electrons and to an anion by the gain of one or more electrons. Full stop. मतलब या तो कैटायन बनेगा लॉस करके, या तो एनायन बनेगा गेन करके। The number of charge of cation and anion is equal to the number of electron lost or gained respectively. मतलब कितना चार्ज रहेगा कैटायन और एनायन में, जैसे होता है ना Fe2 प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, ये डिपेंड करेगा कितना चार्ज रहेगा, ये डिपेंड करेगा कितना वो इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, ठीक है। चलो, द आयनिक रेडियस ऑफ द आयन present in an ionic crystal may be calculated from the internuclear distance between the two ions. मतलब दोनों आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसी को हम लोग आयनिक रेडियाई बोलेंगे। ऐसा नहीं कि करके डिवाइडेड बाय 2, उन तीनों में होगा डिवाइडेड बाय 2, पर यहां पे नहीं, क्योंकि यहां पे आयंस ही अलग अलग है, एक Na होगा, एक Cl होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 का करने का कोई लॉजिक नहीं आएगा ना। चीज समझ में आया सबको। चलो, अब कोई भी आयनिक रेडियाई जब हम लोग पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रैक्टिस में रहता है। पहला ध्यान देना, द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। कैटायन का जो रेडियस होता है ना, उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। इसका कारण क्या, थोड़ा सा समझते हैं। कैटायन जैसे Na है, सोडियम है, उससे Na प्लस बना, ठीक है, Na प्लस बना। सोडियम के पास प्रोटॉन कितना हो गया, 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11। Na प्लस के पास प्रोटॉन कितना हो गया, 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। अब ध्यान देना, यहाँ पे 10 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, यहाँ पे 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, और यहाँ पे 11 मिलके 10 को खींचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 प्रोटॉन मिलके अगर 11 प्रोटॉन मिलके अगर 10 इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na प्लस का ज्यादा है, ज्यादा इफेक्टिवली खींच रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है रेशियो में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो में। वही चीज मैंने यहां लिखा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस and the electron are more strongly attracted and are pulled towards the nucleus, इसीलिए साइज छोटा हो जाता है। एनायन के केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, मतलब जितना प्रोटॉन होना चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उतना अच्छा से खींच नहीं पाता है, जिसका आंसर साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई होप सबको समझ में आया कैटायन और एनायन में, सबको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को। तो बहुत सिंपल था, सबसे पहला नंबर ऑफ शेल। ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास 2 सेल है, किसी के पास 3 सेल है, किसी के पास 4 सेल है, तो जितना ज्यादा शेल नंबर बढ़ेगा साइज भी उतना ही बढ़ेगा, है ना। एटॉमिक आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हायर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लोअर विल बी द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक आयनिक रेडियाई न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ते जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई उतना घटती जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा न्यूक्लियस। चीज समझ में आया। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट, हायर इज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, लार्जर विल बी द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। मतलब शील्डिंग मतलब
अंदर का इलेक्ट्रॉन जितने बाहर के इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे, पुश करेंगे, ऑब्वियस सी बात है साइज उतना क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट। लास्ट इसका पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयंस। ये बेसिकली आयनिक रेडियाई के लिए, इससे एटॉमिक रेडियाई का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जितना ज्यादा, ध्यान से सुनना इस चीज को, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन में, मैग्नीट्यूड में से 1 प्लस हो, 2 प्लस हो, 3 प्लस हो, 4 प्लस हो, 5 प्लस हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? तो रेडियाई है ना, आयनिक रेडियाई मतलब कैटायन का जो रेडियाई है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। उल्टा एनायंस के केस में जितना नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनायंस मतलब -1, -2, -3, -4, -5, जितना ये बढ़ते जाएगा एनायन का जो रेडियाई भी है उतना बढ़ते जाएगा। चीज समझ में आया? सिंपल रीजन हम इससे पहले वाले में बता दिए थे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक में बढ़ जाता है, एक में घट जाता है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? क्या समझते हो? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। वैसा स्पीशीज या आयंस जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। प्रोटॉन में अलग अलग हो सकता है, प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Different element which have same number of electron but differ from one another in magnitude of nuclear charge. Nuclear charge अलग अलग हो सकता है, मतलब प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है, और उसी सेट को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया N3 O2 F Na Mg2 Al3। देखो ना, न्यूक्लियर चार्ज सबका यहाँ दिया हुआ है ना, और रेडियस यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम इसका बोले किस तरह से होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, N3 फिर O2 फिर F फिर Na फिर Mg2 फिर Al3। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायन, ध्यान देना अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, कैटायन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, एनायन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा। चीज समझ में आया? अब इसको सिंपल वे में अगर कभी कंपटीशन में अगर सोचे तो ऐसे कर सकते हैं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Z/E। Z/E मतलब कितना न्यूक्लियर चार्ज है अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ये लागू है, ध्यान रखना। लार्जर इज द साइज ऑफ दैट स्पीसीज। समझ में आई बात? जितना छोटा होगा Z/E का वैल्यू, लार्जर इज द साइज ऑफ दैट स्पीसीज, उस स्पीसीज का साइज जो है उतना बड़ा होगा। क्लियर? तो ये हो गया तुम लोगों के लिए एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का पूरा डिटेल लेक्चर है। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चैनल के बारे में पहुंचाना है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।